मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मुझे उन लोगों में एक चीज का फर्क नजर आया, जो एक कांसीराम साहब में और उन लोगों में फर्क है। एक होता है राजनीति को प्रभावित करना और एक होता है राजनीति से प्रभावित होना। राजनीति से प्रभावित होना और राजनीति को प्रभावित करना, दो बातों में बहुत ज्यादा अंतर है, रात और दिन का। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर इस देश में कोई महान व्यक्ति जो राजनीति को प्रभावित करने वाला पैदा हुआ तो एकमात्र बाबा साहब बन। उनके अलावा अब तक तो मैंने नहीं देखा जो कहीं राजनीति को प्रभावित कर। हाँ, राजनीति से प्रभावित होने वाले मैंने हजारों नहीं लाखों नहीं लाखों की संख्या में राजनीति से प्रभावित होने वाले हमने देखा। बहुत बड़े बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार होने वाले लोग, दिल्ली में रामलीला मैदान जंतर लाने वाले लोग, पूरे देश को मैं ये करने वाला हूं, ये उखाड़ने वाला हूं, ये तोड़ने वाला हूं। थोड़े दिन बाद वो देखते हैं कि एमएलए ज्वाइन करेंगे या दुश्मन उनको एमएलए का टिकट दे करके या तो हटा देता है और अगर जितवा लेता है तो भी गले में पट्टा बांध करके बिठा देता है। जो पूरे देश की व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले लोग, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक, एक लोकसभा तक सीमित होकर के अपने निजी लाभों और स्वार्थों के लिए, उन लोगों को हमारी भाषा में कहते हैं राजनीति से प्रभावित होने वाले लोग। वो राजनीति से प्रभावित होने वाले लोग। आज देश को जरूरत है राजनीति को प्रभावित करने वाले लोग, जिसके बारे में भी आपको डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ऐसे लोग चुनने होंगे पूरे देश में जो राजनीति को प्रभावित कर सके, राजनीति से प्रभावित ना। अभी भी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों पर तो हमारी नजर जाती है। जैसे दौलताबाद में अगर गुरु रविदास जी का मंदिर गिरा दिया जाए तो हमारी सबकी नजर जाती है, क्योंकि वो सामने हुआ, एक भौतिक रूप से काम हुआ, इसलिए हम लोगों को दिखाई देता है कि ये नुकसान हुआ। उसके लिए तो हम कहते हैं, चिल्लाते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कितने लोगों को इस बात का पता है कि लोकसभा के चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे देश में जो लोग आंदोलन की बात करते थे, जो मिशन की बात करते थे, जो बाबा साहब और कांसीराम साहब की बात करते थे, जो पेरियार और दुर्गा फुले की बात करते थे, जो बिरसा मुंडा की बात करते थे, ऐसे कितने लोग आपको गिना सकता हूं, समय नहीं है गिनाने के लिए। उन लोगों को हमारे दुश्मनों ने और दुश्मन के सरकार ने साल फेंक करके टिकट दिए और टिकट दे करके सबको हटा दिया। उदाहरण है आपके सामने, या नाम लेना तो उचित नहीं है किसी एक का। घर बुला कर टिकट दिए, उनको मालूम था कि ये कुछ कर सकता है, थोड़ा सा आगे लोगों में अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन लोगों को पिन कर रहा है, थोड़ा लोगों को लगा रहा है, तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया इनको रोकना चाहिए। उन्होंने फटाफट बुलाया, टिकट दिया और टिकट दे करके उनको वहां से हरा दिया। आज वो न घर के न घाट के, न समाज के रहे, न राजनीति के रहे। ये दुश्मन का पैदा है, वो दुश्मन चालाकी से ऐसा काम करता है। इसलिए आज देश में जरूरत है उन लोगों की जो लोग अगर या तो राजनीति को प्रभावित कर सके या फिर ऐसा आंदोलन करा करे जिससे राजनीति करने वाले लोग विवश और मजबूर हो जाए। क्योंकि राजनीति करने वाले लोग आखिर टिके किस पे? लोगों के वोट पे। लोग वोट नहीं करेंगे या लोग ही ईवीएम के माध्यम से वोट ले रहे हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, सत्यता भी है, तो लोग चाहेंगे तो ईवीएम को उसी जगह तोड़ मरोड़ करके फेंक देंगे अगर लोगों को तैयार किया जाएगा तो। इसलिए हमारा कहने का उद्देश्य ये है, इसे रखकर के चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जिस तरीके से देश के अंदर हालात निर्माण करके हमारे लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, जैसे
छोटे छोटे उदाहरण करके एक उदाहरण को बात आपको काफी समझ में आ जाए। तुगलकाबाद की बात मैंने कह चुका हूं, क्यों हुआ? गुरु रविदास जी का मंदिर वहां गिराया गया, क्यों गिराया गया पहले ये समझना है। गिराने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? अगर इस चीज को आप गंभीरता से लें, हमें भी लोगों ने कहा, मुझे भी लोगों के फोन आए और फोन आकर कहा कि लोग जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे हैं और आप कहां हो, आप ऐसे मौकों में क्यों नहीं आ गए आपके? मैंने कहा भैया जब हवा चलती है और आंधी चलती है तो तिनके उड़ जाते हैं, तिनके उड़ जाते हैं। ये भी गलत नहीं है कि नहीं उड़ना, उनका स्वभाव है वो। लेकिन हमें पता नहीं हो, जानकारी नहीं हो और बिना जानकारी के हम भी उड़ना शुरू कर दें तो फिर उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम कैसे पहले अपने तरीके से एनालिसिस करते हैं, उस घटना का पूरा जायजा कर लेते हैं, अंदर की खबर निकालते हैं कि क्यों हुआ। देश में तो बहुत कुछ है, यही मंदिर क्यों गिराया गया और इसी को इशू क्यों बनाया गया? अगर इसकी तह में जाकर के आप देखोगे तो एक घटना पिछले 2-3 महीने से चर्चा में है कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की सुनवाई हुई। जब राम मंदिर की सुनवाई पिछले 30-40 सालों से हो रही है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ऐसी स्थिति में जैसे ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, उस समय दो पक्ष होते हैं वहां पर, एक तथाकथित हिंदू और एक मुस्लिम। वो कहते हैं मस्जिद है, वो कहते हैं मंदिर। मंदिर और मस्जिद का मसला लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे होते हैं। इतने में भामसेठ और आप तमाम लोगों के जागरण की वजह से पूरे भारत में जो इतिहास सामने आ गया, उससे पता चला कि अयोध्या न तो कोई मुगलों का, मुसलमानों का है और न तो हिंदुओं का है, क्योंकि अयोध्या जिसका नाम है उसका पूर्व में नाम साकेत है और साकेत अशोका के समय की राजधानी है। उसका ही नाम बदल करके अयोध्या किया गया है। तो जैसे ही ये किसी बाकी बाकी हुई और इस बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई कि यहाँ तो तीसरा पक्ष भी तैयार हो गया है और पहले वाले को तो हम खाली घुमा रहे थे क्योंकि दोनों नकली थे, दोनों नकली थे। लेकिन अब तो असली वाला आ गया। अब असली वाला आ गया है तो अब क्या जवाब दिया जाएगा? इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबूतों के आधार पर बात कर रहा है, वैसे नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राम जी के वंशजों को ढूंढो, राम जी के वंशजों को ढूंढो। वंशजों को ढूंढना शुरू किया गया। जब वंशजों को ढूंढना शुरू किया गया तो जयपुर में बोले तो राम जी के वंशज तो अयोध्या में होने चाहिए, जयपुर में क्या करना? राम जी के वंशज खुद ही अयोध्या छोड़कर के जयपुर में आ गए और जयपुर से कह रहे हैं हम यहाँ बैठे हैं। नकली उनकी जो है पत्रियां बना दी गई, नकली सारा बना करके दिया गया। फिर भी हमारे लोगों ने कहा कि सारा बकवास है, उसको झूठ साबित कर दिया। ऐसी स्थिति में उन लोगों के पास में बचाव का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने थोड़ा बहुत विवादित मामला जो था उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है, नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा मान रहा है हमने तुगलकाबाद के रविदास मंदिर को गिराने का आदेश नहीं दिया। तो ये गिराया कैसे? इस बात में साहब इस देश में कोई लोग माहिर हैं और दोनों के नाम हम सीधा जानते हैं। जो पुलवामा भी करवा सकते हैं, जो फर्जी क्या बोलते हैं उसको, सर्जिकल स्ट्राइक भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, किसी की हत्या भी करवा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो। ऐसे लोगों ने आनंद फानंद में ये काम किया कि मंदिर को गिरा दो। तो ये जो लोग हैं रविदास जी को मानने वाले लोग, जो इमोशनली लोग हैं, ये लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये लोग जब सड़कों पर आ जाएंगे तो पीछे से धीरे से उनको पुश करके इतना ही कहना है
क्या तुम्हारी मांग क्या है? पहला मंदिर गिरा दिया तो वापस बनाना। जितने आंदोलनकारियों को मैंने देखा, सारे आंदोलनकारियों की एक ही मांग थी, मंदिर बड़ी बनेगा, उसी जगह बनेगा और उससे भी भव्य बनेगा। बस यही हमारी मांग। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा करने दो, थोड़ा उछलने दो। थोड़ा उछलने के बाद थोड़ा सा मामला हो गया तो बाकी को डराने के लिए 15-20 को अंदर भी कर दिया। अंदर करने के बाद में भी मांग किया उठी, और मांग वही उठती है, एक ही मांग उठती है। जैसे हमारे को होता है मर्डर हो जाता है, किसी का मर्डर होता है, ये नहीं कहते भाई मुलजिम को पकड़ो, उसको पकड़ करके सजा दो, ये नहीं कहते। उनकी मांग क्या होगी? 25 लाख। जैसे उसके लिए मांग है ना, जैसे एक बलि का बकरा है 25 लाख बेच देते हैं, इस तरीके की मांग करवाते हैं उनसे, जो पूरी होने वाली नहीं होती और मैं मुद्दा होता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया इस मंदिर के बारे में भी। उन्होंने कहा, केजरीवाल को आगे करके कहा कि कोई बात नहीं बनाए। अब अगर वहां मंदिर बन भी जाएगा तो इस देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में बौद्धों के द्वारा लड़ा जा रहा केस है, उसमें कौन लोग हैं? बुद्ध को मानने वाले लोग कौन हैं? जो गुरु रविदास जी को मानते हैं वही बुद्ध को मानते हैं, जो कबीर को मानते हैं वही बुद्ध को मानते हैं, जो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब को मानते हैं वही बुद्ध को मानते हैं। और इस एक मंदिर के लिए अगर वो कह देंगे ये मंदिर बन जाएगा, शांत हो जाओ, वो शांत हो जाएंगे और दोबारा से राम मंदिर के बारे में बात आएगी तो उनसे कहा जाएगा अब तो शांत हो जाओ, तुम्हारा बना दिया हमारा बना दिया। बेवजह कुछ भी नहीं होता भारत में। उसको करने के लिए बहुत बड़ा एजेंडा बनता है, बहुत बड़ी योजना बनती है, उसके बाद होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि इस तरीके से हमारे लोगों को, खास करके जो आंदोलन इस देश में तैयार हो रहा है, हमारा दुश्मन बहुत बढ़ रहा है। हमारे साथी पहले कहा करते थे कि हमारा दुश्मन घबराया हुआ है और हमारे लोग डरे हुए हैं। दुश्मन भी घबराया हुआ है, हमारे लोग भी डरे हुए। अरे इस देश में इतनी जनजागृति हो गई है, इतनी क्रांति के आसार बन चुके हैं कि हमारा दुश्मन बहुत ज्यादा समस्या से घिर चुका है। ऐसी स्थिति में वो अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारता है। हमारे लोग आंदोलन के लिए हाथ से, हथियार से लड़ाई करते हैं, वो दिमाग से लड़ाई करते हैं, वो सात्विकता से लड़ाई करता है, वो हमारे लोगों को आपस में लड़ा करके लड़ाई करता है। और इसमें भी सफल नहीं होता है तो वो सेफ्टी वॉल होता है। सेफ्टी वॉल होता है ना, पहले भागवाड़ा चलता था ना रेल में, तो आग डालते थे, पानी गर्म करते थे, उसके आस में भाप बनती थी और भाप का प्रेशर होता था, उससे इंजन चलता था। लेकिन कभी कभी इंजन चलाने वाले लोगों को, ड्राइवर को इस बात का खतरा रहता था कि जहां भाप स्टोर की जा रही है वो टैंक फटने का डर रहता था, अगर ओवर हो गई तो टैंक फट जाएगा। इसलिए वहां एक सेफ्टी वॉल करते थे। जैसे ही वो मीटर रुक जाता था, सेफ्टी वॉल को खींचते थे, उसमें से भाप निकल जाती थी और सीधी टाइप दबा जाती थी। वो सुरक्षा। अगर वो उदाहरण समझ में नहीं आए तो आज का उदाहरण समझ में आ सकता है। अभी हमारे घर में प्रेशर कुकर में भी कभी कभी सीटी के अंदर कोई चावल या दाल का दाना घुस जाए और सीटी के ऊपर ना उठे तो उसका ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। और वो ब्लास्ट होता है तो बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, साधारण ब्लास्ट नहीं होता है। इसलिए कुकर बनाने वाली कंपनियों ने कुकर के उस ढक्कन के अंदर एक रबर का सेफ्टी वॉल दिया कि जब भी ओवर उसके अंदर भाप बन जाए तो उसको फाड़ करके बाहर निकल जाए, ताकि कुकर फटने से बच जाए और नुकसान हो। ये सेफ्टी वॉल हमारे दुश्मन ने हमारे इस आंदोलन को, जो इस तरीके के ईमानदार लोग, आज जैसे लोग जो रात दिन निर्माण कर रहे हो, उस आंदोलन की हवा निकालने के लिए उसके पास में भी सेफ्टी वॉल, वो किसी न किसी छमाया बच्चा को पैदा करके खड़ा कर देता है, फुदकना शुरू कर देता है। वो फुदकना शुरू करता है, वो नहीं फुदकता है, मीडिया वाले फुदका देते हैं।
उस आंदोलन में जो नॉन इशू होते हैं उसमें जाकर शरीक हो जाते हैं और मेन जो इशू होता है वो इशू ठंडा हो जाता है। ये सेफ्टी वॉल है। जितने भी देश के अंदर आज की तारीख में आपको आंदोलन दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप आंदोलन कहते हो, ये आंदोलन नहीं है, ये सेफ्टी वॉल है। सेफ्टी वॉल खुलता है, उसमें से आवाज निकलती है, तो हर किसी का ध्यान रखना है। रसोई में हमारे घर की महिलाएं जब खाना दाल बना रही होती है ना, तो बैठक वाले रूम में बैठे हुए लोगों का ध्यान जाता है, सीढ़ी बदल रही है, उनका ध्यान जाता है। तो जब इस तरीके का उफान कहीं से निकलता है तो लोग देखते हैं कि काम वहां हो रहा है, जबकि उन लोगों को पता नहीं है कि काम वहां कुछ नहीं हो रहा है। वो 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने या 7 साल में ठंडे होने वाले हैं। अरे मामला तो उन्ना का भी हुआ था और उन्ना के पूरे मामले 500 को उठाया था। हम खुद उस घर में गए थे, हमारी पूरी टीम गुजरात की टीम के साथ मैं खुद गांव गया था। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता वहां इकट्ठे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि साहब हमारा आंदोलन डाइवर्ट हो चुका है। तो हमने पूछा कैसे डाइवर्ट हो गया? पूरा प्री प्लान के तहत एक एनजीओ के आदमी को लाकर के मंच पर, जो आज जिग्नेश मेवाणी के नाम से जाना जाता है, जो आज गुजरात का एमएलए है और वहां एमएलए का चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, मिला इस तरीके के सेफ्टी वॉल खोले जाते हैं। हार्दिक पटेल एक सेफ्टी वॉल था, जो बांग्लादेश की वजह से ओबीसी के अंदर आंदोलन निर्माण हो रहा है। ओबीसी के लोगों में जागृति आ रही है, वे हक और अधिकारों के लिए तैयार हो रहे हैं, वे अपने आरक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं। उन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए एक हीरो पैदा कर दिया, एक 18-20 साल का लड़का खड़ा कर दिया और उसको हाईलाइट करके उस आंदोलन को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। उसके बाद दुनिया भारत पूरे में कहीं पर लोग किसी का आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। इस सेफ्टी वॉल, इस तरीके के सेफ्टी वॉल खोल करके वो हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करते हैं। 500 का जान भी होता है। आज अगर दूसरों को पता है, पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आज उसकी नजर होगी कि नवाज शहर में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग उपस्थित हैं वो क्या सुन रहे हैं और आगे से उनको क्या निर्देश मिल रहा है प्रदेश राज्य और गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो निर्देश मिल रहा है आपको, भीड़ इकट्ठा होना और भीड़ का निकल जाना कहीं पर महत्व नहीं रखता है, लेकिन लोगों को इकट्ठा करके रोज क्या दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। उनको मालूम है कि यहाँ की बात को सुनकर जाने वाला कभी भी इधर से उधर हो नहीं सकता, ये उसको डर हमेशा बना रहता है। इसलिए हम लोगों को इस देश में होने जा रही जो विशेष घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं को सीरियसली लेना, लेकिन इमोशनली नहीं लेना, भावना